सीबीएसई क्लास 12 अगर इंग्लिश की बात की जाए या खासकर पोइट्री की बात की जाए तो दो चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है माई मदर एट 66, दूसरा है एंड जेनिफर टाइगर्स। माई मदर एट 66 हमने कंप्लीटली पूरा किया हुआ है, चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, पूरा सेक्शन डिस्कस किया हुआ है और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंड जेनिफर टाइगर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश आउट। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड जेनिफर टाइगर्स। एड्रियन रिच का लिखा हुआ चैप्टर है जो कि बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में आपको अंत तक देखना है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, आरटीसी, पोएटिक डिवाइसेस, सब कुछ थीम, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो आप देख सकते हो एंड जेनिफर टाइगर्स ये एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया चैप्टर है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1929 से 2012 यानी जो इनका डेथ हुई थी वो 2012 में हुई थी। ये एक अमेरिकन पोएट थी और बहुत फेमस है, बहुत एक एक्टिविस्ट थी, विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काफी काम किया होता है। एक फेमस एसेइस्ट हैं, एक फेमिनिस्ट हैं, यानी औरतों के उत्थान के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई हुई है। कई सारे मूवमेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया हुआ है। किसके बारे में लिखा उन्होंने? रेस के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, काफी सारी उनकी अच्छी पीसेज हैं जो आपको मिल सकता है इंग्लिश लिटरेचर में। शी रोट अगेंस्ट पैट्रियार्कल सोसाइटी। ये चैप्टर भी इसी के बारे में है कि जो एक डोमिनेंटली जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, उसके खिलाफ उन्होंने काफी लिखा और ये चैप्टर तो पूरी तरह से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके बारे में लिखा गया हुआ है। जो पहला स्टैंजा है इस पोएम का वो एंड जेनिफर के ड्रीम के बारे में है कि वो क्या चाहती हैं, किस तरह की सोसाइटी हो, किस तरह का पोजीशन हो फीमेल का, उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। जो दूसरा है उनका क्या चाहती हैं वो और रियलिटी ऑफ एंड जेनिफर्स वर्ल्ड, इसमें एंड जेनिफर्स की जो दुनिया कैसी है उसके बारे में लिखा हुआ है कि कैसी दुनिया होनी चाहिए औरतों की, इस बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। जो थर्ड है उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया हुआ है फ्यूचर का कि आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। तो एक एक स्टैंजा को हम डील करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, थीम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस पोएम का थीम क्या है, टोन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। जब मैं थीम की बात करता हूं तो आप बोर्ड पे सब कुछ देख सकते हैं, साफ साफ मैंने लिखा हुआ है डिजायर्स एंड रियलिटीज ऑफ आंट्स एग्जिस्टेंस। आंट के जो डिजायर्स हैं उन्होंने ही उसको एम्ब्रॉयडरी की हुई है एक पैनल पे और उनके एग्जिस्टेंस पे क्या क्या परेशानियां उन्होंने झेली हुई हैं, दोनों ही चीजों को उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है एक पैनल पे। अब क्या है, वो एक लोनली पेन्ड ओल्ड वुमन है जो कि अंकल जो है डोमिनेंटली इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे अंकल डोमिनेट करते हैं और उनके जो टॉर्चर्स हैं उनके बारे में उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है। इस पूरे के पूरे जो पैनल जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है उसमें उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है। रीजन क्या है, क्यों लिखा उन्होंने ये पोएम? एक ऑप्रेसिव पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसके अगेंस्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि जो सोसाइटी रही हुई है वो डोमिनेंटली मेल के थ्रू डोमिनेट की जाती है, उसके अगेंस्ट उन्होंने लिखा हुआ है। और जो टाइगर उन्होंने इन पैनल्स पे बनाए हुए हैं ये क्या कहता है? क्रिएट्स आर एवरीथिंग दैट शी इज नॉट। जो वो नहीं है एग्जैक्टली उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है उस पैनल में जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हुए। वो सारी क्वालिटी चाहती है कि वो डिपिक्ट कर दें जिससे आने वाले फ्यूचर को वो चीज अडॉप्ट कर ले जो उनकी क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। अगर मैं टोन की बात करूं सो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल पोएम जिसमें उन्होंने अपनी खुद की जो है वीक पिक्चर, फ्रैटन वुमेन की पिक्चर डिपिक्ट की हुई है, क्रिएट की हुई है, जो कि फ्रीडम चाहती है। शी इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। इसीलिए उन्होंने डिलिबरेटली जो एनिमल सेलेक्ट किया हुआ है वो टाइगर सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि वो ब्रेवरी का, मैग्निफिसेंट का और लीडरशिप क्वालिटी का एक सिंबल है। अगर मैं इसमें बात करूं स्ट्रक्चर का सो एक बेहद स्ट्रक्चर्ड पोएम है जिसमें क्या होती है, एवरी वर्स, 3 वर्सेस में मिलेंगे, 3 स्टैंजा मिलेंगे जिसमें 4 लाइंस हैं जिनका जो रिदमिक स्कीम है, जो राइमिंग स्कीम है वो ए फॉलो होता है। उसमें उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है एक वाइफ का, एक दुखी वाइफ का जो अपनी शादी से परेशान है। तो इसमें आपने देखा कि हमने थीम, टोन और स्ट्रक्चर डिसाइड किया हुआ है। अब तीनों स्टैंजा को एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एंड जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Rhyming scheme A, B और B क्या कहते हैं? एंड जेनिफर टाइगर्स, एंड जेनिफर के जो टाइगर्स हैं प्रांस यानी उछल कूद करते हैं। कहां पे? अक्रॉस स्क्रीन, एक स्क्रीन पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ है टाइगर्स को, जो उसी एक स्क्रीन यानी एक पेंटिंग बना रखी हुई है उन्होंने। और एम्ब्रॉयडर्ड पेंटिंग है जिसमें उन्होंने कई सारे टाइगर्स बना रखे हुए हैं क्योंकि ये
प्लूरल में है तो टाइगर्स जो है उनके उस स्क्रीन में उछलते कूदते हुए दिखाए गए हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उनके कलर का सिंबल है। जो टाइगर होता है वो बड़ा मैग्निफिसेंट होता है, और टोपाज यानी पुखराज यानी पीले कलर का होता है, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी एक जंगल में रहने वाला बहुत ही मैग्निफिसेंट, और जो उनका टच है, जो उनका कलर है वो येलोइश कलर में होता है। They do not fear the men beneath the tree, वो उन लोगों से यानी इंसानों से डरता नहीं है, फियरलेस बनाया है। आंटी चाहती है कि जिस तरह से फीमेल जो होती है वो डरी हुई है, ये जो उनके टाइगर्स हैं वो क्या रहे? फियरलेस रहे। They do not fear the men beneath the tree, यानी जो पेड़ के नीचे वाले, कौन? इंसान जो है, नॉर्मल ह्यूमंस की बात कर रही है, उनसे वो ना डरे। They pace in sleek यानी बेहद ही आकर्षक मैनर में, मैग्निफिसेंट में, एलिगेंट मैनर में, इन chivalric certainty, एक श्योरिटी के साथ, और chivalric यानी इन रॉयल मैनर वो चलते रहते हैं। यानी जो सारी क्वालिटी जो आंटी के अंदर नहीं है वो सारी की सारी क्वालिटी आंटी करती हैं, पोर्ट्रे किया उन्होंने उन टाइगर्स में। अब क्वेश्चन अगर देखें तो दो वर्ड हैं, पेस और प्रांस। पेस का मतलब होता है एक सर्टन, एक डेफिनिटी के साथ, एक सर्टेनिटी के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं, और प्रांस का मतलब होता है उछल कूद, एक हैप्पीनेस में वो उछल कूद करते हैं। इसका मतलब है शी लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम एंड द सेम शी वांट्स टू कन्वे थ्रू द पिक्चर, थ्रू द पेंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर क्या होता है? वो मैग्निफिसेंट होता है, एनर्जेटिक है, फियरलेस है, हीरोइक है, लीडर है, श्योरिटी है, एजाइल है। वो सारी की सारी क्वालिटीज आंटी ने टाइगर्स में शोकेस किया हुआ है, और वो चाहती है कि जो फीमेल पूरा समुदाय है, जो महिला समुदाय है, वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्ब कर ले, इनकलकेट कर ले। और टाइगर्स किस चीज का सिंबल होता है? फ्रीडम का, ग्रेस का और सेल्फ रिलायंस का। ये भी वो चाहती है कन्वे करना। अगर मैं पोएटिक डिवाइस की बात करूं तो पोएटिक डिवाइस मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि यहां पे आपका मेटाफर है, और इस वाली लाइन में जो पहला लेटर है वो रिपीट किया हुआ है, तो यहां पे एलिट्रेशन है। तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। आइए मूव करते हैं हम सेकंड स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Rhyming scheme A, B and B. क्या कहते हैं इसमें? Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. इसमें आंटी की पोजीशन बताते हैं कि क्या उनकी करंट पोजीशन है। सो कहता है कौन सा पोएटिक डिवाइस है? F और F का रिपीटेशन है, इनिशियल लेटर्स का एलिट्रेशन है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उनकी जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं। ये क्या सिंबलाइज करता है? क्वेश्चन है, फिंगर्स फ्लटरिंग वूल, ये क्या शो कर रहा है? ये उनकी फिजिकल वीकनेस शो कर रहा है कि आंट जेनिफर्स की उंगलियां जब वो सिल रही है तो वो कांप रही है। इसका मतलब है कि फिजिकली वो फिट नहीं है, फीबल है, कमजोर है, और मैल न्यूट्रिशन है, पूरा प्रॉपर फूड नहीं है, अंडर फेड है उनको। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी क्या होता है? हाथी दांत का होता है, जो कि बहुत हल्का होता है। तो अगर हाथी दांत से बना हुआ निडल है तो भी, क्योंकि अगर हम कोई लोहे की बात करें, आयरन का अगर जो सुई होती है वो यूजुअली आयरन की बनी होती है, हाथी दांत की सुई बहुत हल्की होती है वेट में। इसके बावजूद ये क्या है? कंट्रास्ट यहां पे है। इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, यानी इतनी कमजोर हो चुकी हुई है कि हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है, जो कि बहुत हल्की होती है वजन में, उसको भी उनको उठाना या उससे भी सिलना उनके लिए भारी है। तो ये कंट्रास्टिंग फीचर है। आइवरी निडल क्या होता है? बहुत वेट में बहुत हल्का होता है। इन कंट्रास्ट अगर आयरन का होगा तो भारी होता है, लेकिन हल्की चीज को भी उनको उठाने में दिक्कत हो रही है। तो क्या सिंबल है ये? उनके फिजिकल वीकनेस का सिंबल है, यानी उनका प्रॉपर केयर नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता। वो फीबल है, ओल्ड एजेड वुमन है, लेकिन जो प्रॉपर केयर और प्रॉपर अटेंशन अंकल की तरफ से मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला है अब तक। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहां वेडिंग बैंड का मतलब वेडिंग रिंग से है। तो वेडिंग रिंग तो बहुत हल्का होता है, लेकिन क्या वो वेडिंग रिंग इतना भारी हो गया कि उसका मैसिव वेट की बात कर रहा है? नहीं, रिंग भारी नहीं है, रिंग से जो एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो बहुत भारी है। क्योंकि उन्होंने एक ये जो मैरिज है, जो ये बंधन है, ये बंधन ना होके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो कि अब क्या बन चुका हुआ है, ये बर्डन बन चुका हुआ है। और ये जो वेडिंग बैंड है वो उससे निकल नहीं पा रही है, उन्होंने शैकल किया हुआ है, एक जंजीर से बंधी हुई है। ये जो शादी का बंधन है वो बंधन ना हो के वो जंजीर हो गया। शी चेन्ड, शी शैकल्ड इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज। ये शादी का जो बंधन है वो उनके लिए बहुत भारी हो रहा है। शायद अगर वो इससे निकल पाती तो फ्री हो पाती, फ्री होकर चल पाती, लेकिन उस
उस टाइम पे, इस कॉन्टेम्परेरी टाइम पे इस औरत के लिए अगर शादी से अलग हटके पर्सनल कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है उनके लिए कि वो उस शादी से अलग हटके अपने आप को नहीं देख सकती। वो चाहती है अलग होना, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस जो भार है उस शादी का, उसको उन्हें उठाना ही है। शी सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर सैंड, कहता है बहुत मुश्किल से उनकी उंगलियों में बैठता है, यानी वो उठा नहीं पा रही उस शादी का बोझ, लेकिन उनको उठाना है। पहले ये एक जिम्मेदारी थी, एक एंजॉयमेंट था जो शादी थी, लेकिन वो धीरे धीरे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होते 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 वो बर्डन बन गया। तो जो राइमिंग स्कीम है उससे भी उन्होंने पोर्ट्रेट किया हुआ है कि चीजें कैसे बंधन में बनती चली जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था सेकंड स्टैंजा का। तो फिंगर्स फ्लटरिंग जो पोएटिक डिवाइस है, इसमें एलिट्रेशन है, ये उनके फिजिकल वीकनेस को शो कर रहा है कि बहुत वीक हो चुकी है, माल न्यूट्रिशन है, अंडरफेड है, प्रॉपर केयर नहीं है, प्रॉपर अटेंशन नहीं है, ओल्ड एजेड है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन है उनके इस पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल? खुद पहले तो वो अंकल रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जो सोसाइटी है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा ये जो मैरिज है ना ये भी रिस्पॉन्सिबल है। शायद वो अगर अपने आपको इस मैरिज से अलग कर लें तो वो अपने लिए जी पाए, लेकिन यहां वो अपने लिए जी नहीं पा रही हैं। वो कंप्लीटली इग्नोर्ड है फैमिली से, बस एक फॉर द सेक ऑफ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली शी इज देयर, अदरवाइज शी हैज नो एग्जिस्टेंस। सो शी इज सफरिंग फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब क्या है? शी इज ऑप्रेस्ड। कौन है ऑप्रेसर? अंकल है ऑप्रेसर। अंकल ऑप्रेसर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अंकल ने कभी उनको हाउस होल्ड चोर्स के अलावा कभी कोई चीज शेयर ही नहीं की। इन्होंने सिर्फ क्या मान लिया? शी इज ओनली फॉर हाउस होल्ड चोर्स, यानी वो अगर फीमेल है तो वो शादी के करके घर के कामों के लिए बनी हुई है, अदर देन दैट उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। कौन है ऑप्रेसर? अंकल है, और ये जो ऑपरेशन हुआ है वो अंकल के थ्रू हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन इज आंट? आंट कैसी है? शी इज ऑप्रेस्ड, एक पीड़ित औरत है, उनको दुख है, पीड़ा है, पेन है। और कैसी है वो? ट्रैप्ड है। ट्रैप कैसी हुई है? घिरी हुई है, इनको ट्रैप करके फंसाया गया इस शादी से। फॉर हर मैरिज इज नथिंग बट ट्रैप फॉर हर, एंड शी इज अ डोमेस्टिकेटेड वुमन। वो एक डोमेस्टिकेटेड, एक पूरी तरह से गृहिणी है, पूरी तरह से घरेलू महिला है, जिनके अलावा उनकी फैमिली और उनके हस्बैंड, इवन दो कि ही डज नॉट केयर ऑफ हर, इवन दो कि उन्होंने अपने पति के लिए ही अपने आप को समर्पित कर दिया। आइए अब थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्टैंजा है वो आंटी के ड्रीम के बारे में है, सेकंड स्टैंजा उनके रियलिटी के बारे में है, और थर्ड स्टैंजा में उन्होंने अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट किया हुआ था। तो पढ़ते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. जो हमारा राइमिंग स्कीम है वो पहले की तरह से A B B चलता चला आया हुआ है। तो क्या कहता है? एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है। When aunt is dead, जब आंटी की डेथ होगी तब, her terrified hands, तो टेरिफाइड हैंड्स का इस्तेमाल क्यों किया गया हुआ है? क्यों ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है? टेरिफाइड हैंड्स का मतलब है टेरर दैट शी हैड टू गो थ्रू इन हर मैरिज। जब से उनकी शादी हुई है, अपार्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड चोर्स, उन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ है, और उनके जो हाथों का वियर एंड टियर है ना, इससे ये विजिबल है कि उनको घर के कितने काम करने पड़ते थे, कभी कोई आराम नहीं मिला, इसलिए उनका जो हाथ है वो वियर एंड टियर हो चुका हुआ है। सो व्हेन आंट इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। यानी क्या लिखा हुआ है? जब उनकी डेथ हो जाएगी, उनके जो डरे हुए हाथ हैं, डरे हुए हाथ क्यों हैं? क्योंकि शी हैड टू गो थ्रू the marriage, she had to go through the terror of uncle, so still ringed with ordeals she was mastered by. तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि स्टिल रिंग्ड, अभी भी वो घिरा होगा। यहां पे रिंग का डबल कॉनोटेशन है। डबल कॉनोटेशन का मतलब कि एक तो वो शादी से बंधी हुई है, इसलिए जो ऑर्डियल्स है, जो अत्याचार है, जो पीड़ा है, उनको सहना पड़ेगा, और दूसरा जो उन्होंने काम किए हुए हैं उससे भी वो बच नहीं पाएंगे। यानी दोनों ही चीजों से उनको, वो अभी भी उनके हाथों से वो विजिबल है, जो टेरर, जो टेरिफाइड, जो उन्होंने पेन, जो एगनी उन्होंने झेली हुई है, वो उनके मरने के बाद भी जो ऑर्डियल्स हैं वो उनके हाथों में एकदम टेंजिबल होगा, एकदम विजिबल होगा, क्योंकि उनके हाथ एकदम वियर एंड टियर हो चुके रहेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो उन्होंने शेर बनाए हुए हैं उस पैनल में, विल गो ऑन प्रांसिंग, प्राउड एंड अफ्रेड। यहां एक आयरनी है, एक एंटीथेसिस है, एक आयरनिकल है, क्योंकि जो क्रिएटर है, जो उस टाइगर का क्रिएटर है, उसकी अपोजिट की ट्रेट उनके अंदर है। यानी टाइगर कैसा है? प्रांस कर रहा है, प्राउड और अनअफ्रेड है, इसके अपोजिट। इसीलिए ये आयरनिकल है। अगर कोई पूछे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो ऑलरेडी यहां पे आप देख सकते हो पी और पी की रिपीटेशन है, तो यहां पे आपका एलिट्रेशन है, लेकिन ये एक आयरनिकल है और कंट्रास्ट है, इसलिए यहां पे तीन पोएटिक डिवाइस हो गए। पहला एलिट्रेशन हो गया, दूसरा
आयरनी हो गया क्योंकि जो क्रिएटर है वो वीक है लेकिन टाइगर स्ट्रांग है, और एंटीथेसिस हो गया क्योंकि इसके कंट्रास्ट में अपोजिट हो गया। तो एलिट्रेशन, एंटीथेसिस और आयरनी तीनों ही इसमें इस्तेमाल हुए, इवन कंट्रास्ट भी है। सो द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, यानी क्रिएटर कौन है, आंटी, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो क्या करते रहेंगे, हमेशा उछल कूद मचाते रहेंगे, प्राउड रहेंगे अपने ऊपर और बिना डर के आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके हाथ पड़े रहेंगे कैसे, द स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, जो ऑर्डियल्स उन्होंने झेले हुए हैं, जो पीड़ा उन्होंने झेली हुई है वो भी विजिबल होंगे, और जो उनकी क्वालिटी है, जो हाउस होल्ड चोर्स में वो परफेक्शन है, वो भी उनके हाथों से दिखाई देंगे कि अभी भी उनके हाथों में वो विजिबल होगा। सो अब लास्ट में उन्होंने क्या किया, फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हुआ है कि द टाइगर्स दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, वो अब प्राउड के साथ इधर उधर चलते रहेंगे। क्वेश्चंस क्या है, टेरिफाइड हैंड्स का मतलब क्या है, टेरर दैट शी हैड टू गो थ्रू हर लाइफ, जो टेरर उनको जाना पड़ा था अपनी लाइफ में, वो सारा सिंबॉलिकली उन्होंने दिखाया हुआ है उनके हाथों से, वो दिखाई दे रहा है कि क्या टेरर उनको झेलना पड़ा था। रिंग्ड विद ऑर्डियल्स का मतलब क्या है, ये डबल कॉनोटेशन है, रिंग दैट सिट्स हैवीली, पहला वो शादी का बर्डन जो उनके ऊपर बुरी तरह से, यानी उनको कैरी करना पड़ रहा है बर्डन की तरह से, और डिफिकल्टीज दैट विल सराउंड हर अगेन इवन आफ्टर हर डेथ, वो जो डिफिकल्टीज हैं वो विजिबल है, उनकी जो परेशानियां हैं उनके हाथों से विजिबल है। तो यहां एक डबल कॉनोटेशन है, डबल मीनिंग इसका आ रहा है, इसी को हम कहते हैं कॉनोटेशन। और वाई शी रिफर्ड आंट, उनको आंट क्यों बताया गया, भाई उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं है। शी हैज बिकम सबसर्विएंट टू हर हस्बैंड, वो सबसर्विएंट का मतलब इवन समथिंग लाइक अ सर्वेंट, वो क्या बन चुकी है, अपनी जो हस्बैंड है उनकी दासी बन चुकी हुई है, उन्होंने सब कुछ अपनी आइडेंटिटी खो दी हुई है और वो सबसर्विएंट बन चुकी है, दासी बन चुकी है अपने हस्बैंड की। सो शी लॉस्ट हर ओन आइडेंटिटी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस पोयम का पहला जो स्टैंजा था वो ड्रीम के बारे में था उनके, दूसरा रियलिटी के बारे में था, और थर्ड फ्यूचर के बारे में था। इन तीनों स्टैंजा में से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फर्स्ट स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से सिंबल इसमें इस्तेमाल होते हैं और टाइगर्स क्यों लिया गया, क्वेश्चन आता है कि टाइगर्स को ही क्यों लिया गया है। तो टाइगर्स की क्वालिटीज मैंने बता दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो ये वीडियो आप शुरू से देखोगे। टाइगर्स की सारी क्वालिटी लाइक मैग्निफिसेंट, हेरोइक, शब्दरिक, ये सारी क्वालिटीज की वजह से इसमें टाइगर लिया गया, कोई और एनिमल इसलिए नहीं लिया गया होगा क्योंकि वो एक लीडरशिप क्वालिटी ट्रेड करता है। क्या सिंबल्स है पोयम में, ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो पोयम है ये आरटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो अगर पोएटिक डिवाइसेस का मैं देखूं तो इसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस मेनली एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है, एंटीथेसिस है, कंट्रास्ट है और आयरनी है। तो ये और राइमिंग स्कीम पूरे 3 स्टैंजा में AABB राइमिंग स्कीम है। आप ये वीडियो अगर अंत तक देख रहे हैं और आपको लगता है कि इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी डिस्कस करने चाहिए तो यू आर फ्री टू गिव योर कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स दैट यू नीड क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।